वेलकम लर्नर, मैं हूं शिवाजी देवनाथ। इस ट्यूटोरियल में मैं मास्टरिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग कंप्लीट पाइथन डेवलपर गाइड का पूरा इंट्रोडक्शंस दे रहा हूँ। इस कोर्स के अंदर बहुत सारा चीज़ इस कोर्स के अंदर आप लोगों को बहुत सारा चीज़ मिलेगा। टोटल 12 टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें इस पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में सीखने के बाद आप लोग ऑलमोस्ट सारे पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। और पाइथन डेवलपर मतलब बैकएंड डेवलपर। तो ये बैकएंड डेवलपर का जितनी भी सैलरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पाइथन डेवलपर्स को दिया जा रहा है। तो पाइथन डेवलपर्स आज के डेट में टॉप मोस्ट सैलरी अभी के डेट में मिल रहा है। तो इसी कोर्स को अगर अच्छी तरीके से सीखना है तो डेफिनेटली इस कोर्स में जो जो टॉपिक्स मैं बात करूँगा वो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। तो यहाँ पे हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स जानेंगे, जहाँ पे पाइथन लैंग्वेज क्या है, कैसे इसका काम करते हैं, उसका सारे डिटेल्स हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। तो पाइथन इंट्रोडक्शंस ये वाला वीडियो नहीं है, अगले जो वीडियो होगा उसमें मैं बोलूँगा कि कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली काम करेगा। ओके, उसके बाद हम लोग सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग बात करेंगे कि पाइथन एनवायरनमेंट इंस्टॉल कैसे करेंगे, और पाइथन एनवायरनमेंट इंस्टॉल करने के बाद पाइथन में कोड कैसे लिखेंगे, और उस कोड को कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, और एज ए प्रोग्रामर उसको कैसे रन करेंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे इसी इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो ये 2 पार्ट हम लोग देखेंगे। उसके बाद आएंगे बेसिक सिंटैक्स ऑफ पाइथन। जब भी हम लोग किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसमें कुछ सिंटैक्सेस रहते हैं, कोड रहता है जो हम लोगों को लिखने की जरूरत पड़ता है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत चीज जो है वो है वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो हम लोग जब भी किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट करते हैं तो उसमें वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और बेसिक ऑपरेटर्स यूज करना पड़ता है। तो ऑपरेटर्स को टोकन्स बोलते हैं, बहुत सारा नाम होता है, बट ये मेन चीज है। जो तीनों चीज हम लोग सीखेंगे शुरुआत के टाइम पे। उसके बाद हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग कंडीशनल प्रोग्रामिंग का काम सीख पाएंगे। कंडीशनल प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कंडीशंस कैसे चलाते हैं, लूप्स कैसे चलता है, उस सारी चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे इसी सेक्शंस के अंदर। उसके बाद हम लोग बहुत अलग अलग तरीके का फंक्शंस और उसका मॉड्यूल्स बनाएंगे। फंक्शंस और मॉड्यूल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। फंक्शंस बेसिकली क्या करता है, फंक्शंस बेसिकली करता है क्या है, एक बहुत सारा प्रोग्राम्स को एक साथ में मिला के एक कीवर्ड में डाल देते हैं जो होता है फंक्शंस। और कुछ फंक्शंस को एक साथ में एक फाइल्स में डाल के दूसरे फाइल से कॉल जब करेंगे तब होता है मॉड्यूल। तो वो क्या है उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बारे में हर कोई जो भी कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं इसके बारे में सुना ही होता है। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक लगता है बहुत ज्यादा मतलब हार्ड है, बहुत ज्यादा समझ में कठिन है, बट इतना भी कठिन नहीं है, इतना भी हार्ड नहीं है अगर आप लोग इसको समझ पाते हो तो। क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत ही आसान चीज़ है। बेसिकली डेटा क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग रखते हैं उसी को डेटा बोलते हैं। तो डेटा को रखने के लिए बहुत सारा अलग अलग तरीका होता है। तो अलग अलग जो तरीका है उसी तरीका को हम लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं जब हम लोग पाइथन में काम करते हैं। तो एक्चुअली अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग नाम होता है, बट पाइथन में इस डेटा को मैनेज करने के लिए लिस्ट्स यूज होता है, टपल यूज होता है, सेट्स यूज होता है, डायरेक्टरीज यूज होता है। तो ये जो सारी चीज़ है ये सारी चीज ही होता है एरे। अगर आप लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से सीखे हो गए, जावा कुछ भी, तो एरे का नाम सुने होंगे। तो वही सेम चीज यहाँ पे पाइथन में अलग नाम से बुलाते हैं। उसके बाद है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बेसिकली क्या होता है, जो भी एक नाम लिखा है उसी नाम को अलग अलग वर्ड में डिवाइड करना हो, इसको मैनिपुलेट करना हो, जो भी करना है, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो प्रोसेस है वो पाइथन में बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। वैसे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अगर करेंगे तो उसमें तो अलग अलग प्रोसेस होता ही है, बट इसमें ये ज़्यादा जो प्रोसेस है ये प्रोसेस काफ़ी आसानी से होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है यहाँ पे कैसे हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के टाइम पे हम लोग एक चंक ऑफ प्रोग्रामिंग्स को किस तरह एक कुछ ही सिंटैक्स के अंदर हम लोग कैसे बाइंड अप करते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसी चीज़ को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा टर्म्स है जिसको हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बट बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सिंपल समरी जो वर्जन्स मैंने बोला वही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बड़ा प्रोग्रामिंग को डेवलपमेंट करने के टाइम पे बहुत सारा क्लासेस लिखना पड़ता है। उस क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करके जो लॉन्ग टर्म जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो हम लोग करते हैं। तो उसके लिए क्लासेस ऑब्जेक्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म ये आता है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग लिखते हैं कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ ही सकता है
क्योंकि कहीं न कहीं यूज़र्स गलती कर देता है। तो उस गलती अगर हो जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, गलती हो जाने के बाद प्रोग्राम्स जो रहता है, वो बंद हो सकता है, प्रॉब्लम होता है। तो उसी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए, प्रोग्राम क्रैश ना हो जाए, उसका जो प्रोसेस है वो बंद ना हो जाए, उसके लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग जो प्रोसेस है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में कैसे फाइल को मैनेज करेंगे, कैसे फाइल को रीड और राइट करेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे इसी सेक्शंस में। तो ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन तो लगता छोटा है, बट इसका काम बहुत ही बड़ा होता है। बट हम लोगों को उतना ज़्यादा फाइल को लेकर मैनेज करने की उतना ज़रूरत पड़ता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर काम अगर डेटा रखने का काम होता है या डेटा स्टोर करने का अगर काम होता है, तो ज़्यादातर काम हम लोग डेटाबेस से करते हैं। तो इसी वजह से इसका थोड़ा बहुत हम लोग अंडरस्टैंडिंग तो हो जाएगा जब मैं सिखाएँगे, बट इसका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोग्राम लिखने का। हाँ, कभी-कभी ज़रूरत पड़ सकता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। हाँ, अगर आप लोग बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हो और उसमें लाइसेंसिंग वगैरह कुछ करना है, तो उस टाइम पे फाइल हैंडलिंग वाला जो प्रोसेस है वो आता है। अदरवाइज़ ज़्यादा फाइल हैंडलिंग वाला प्रोसेस उतना ज़रूरत पड़ता नहीं है, बट तब पर भी ये कोर्स का पार्ट है। उसके बाद है पाइथन लाइब्रेरीज़ एंड फ्रेमवर्क। पाइथन लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम लोग जब भी कुछ भी प्रोग्राम्स लिखते हैं, सारे प्रोग्राम्स हम लोग फ्रॉम स्क्रैच डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग सारे चीज़ के एक्सपर्ट नहीं है। जो लोग जिस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, वो अपना प्रोग्राम्स या कोड्स लिखकर गिटहब में या बहुत सारे साइट्स के थ्रू डाल देते हैं। जो बेसिकली पाइथन साइट्स में भी हम लोगों को इसका सारे थर्ड पार्टी पैकेजेस मिलता है। पैकेजेस बेसिकली क्या होता है, एक बंडल होता है, बंडल ऑफ कोड्स होता है, जिसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, कुछ ही कोड और सिंटैक्स यूज़ करके, जो हम लोगों के काम के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान कर देता है अपना काम को आगे ले जाने के लिए या बड़ा काम करने के। तो इससे चीज़ क्या होता है कि हम लोग जिस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, बट उसमें काम करना है, तो उस टाइम पे हम लोग उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ये लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क्स के। तो लाइब्रेरीज़ यहाँ पे कुछ है, जैसे कि NumPy है, Pandas है, मैटप्लॉटलिब है, ये सारा चीज़ यूज़ होता है डेटा साइंस के लिए। वेब डेवलपमेंट के लिए फ्लास्क, डिजांगो, ये सारा फ्रेमवर्क है, वेब फ्रेमवर्क। और कुछ एक्सटर्नल एपीआई मतलब जो सीधा-सीधा हम लोगों को दिखाई दे रहा है डेटा साइंस और वेब डेवलपमेंट के लिए, बट इसके अलावा बहुत सारा चीज़ हो सकता है जो हम लोगों को काम करने के टाइम पे ज़रूरत पड़ सकता है। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा अगर डेटा और फ्रेमवर्क लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको भी एक्सेस कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे इसी टॉपिक्स के अंदर। ओके, तो ये है पाइथन लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क टॉपिक्स जो हम लोग सीखेंगे इसी कोर्स के अंदर। उसके बाद डेटाबेस इंटरेक्शंस। डेटाबेस इंटरेक्शंस जो है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे कैसे हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे, कैसे हम लोग डेटा को उठाएंगे डेटाबेस से, ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को पहले जानना होगा कि डेटाबेस क्या क्या है और उसका ऑपरेशंस जो है वो कैसे पाइथन से मैनेज किया जाता है। तो वो चीज़ हम लोग इस सेक्शंस पे देखेंगे, बेसिक डेटाबेस ऑपरेशंस यूजिंग पाइथन। उसके बाद ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, जो टूल्स है, बेसिकली एसक्यूएल एल्केमी बोलकर एक लाइब्रेरी और पैकेज जो भी बोल दे वो है, जिससे हम लोगों का क्या करते हैं, जो भी हम लोग डेटाबेसेस है जैसे कि SQLite, MySQL, PostgreSQL, इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग डेटा को पुश करना और उठाने का जो काम है वो हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, अगर SQL मतलब ORM अगर यूज़ करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर देता है हम लोगों का डेटा इंटरेक्शंस का काम, जो अगर हम लोग मैनुअली करेंगे या कोड लिख कर करेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम होता है, जिसको सिंप्लीफाई करते हैं ORM। तो ORM बहुत सारा होता है, तो यहाँ पे सबसे पाइथन में पॉपुलर ORM जो है SQL। उसके बाद वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग जो है, ये एक्चुअली एक प्रोसेस है। जब भी हम लोग अगर देखते हैं कि गूगल बॉट नाम सुने होंगे, तो गूगल बॉट बेसिकली कैसे काम करता है, गूगल बॉट बेसिकली करता क्या है, एक वेबसाइट का लिंक पकड़ के उस वेबसाइट का सारे डेटा फेच करता है और उस डेटा से वो अपने साइट में इंडेक्सिंग करता है उस साइट को। उसका रैंक क्या होगा, क्या-क्या चीज़ होगा, वो बहुत सारा चीज़ें रहता है, जो एक्चुअली गूगल बॉट काम करता है। तो गूगल बॉट का काम जो है, उसी को बेसिकली वेब स्क्रैपिंग बोलते हैं। तो वेब स्क्रैपिंग करने का जो काम है, उसी काम को करने के लिए जो लाइब्रेरी यूज़ होता है, उसका नाम है ब्यूटीफुल सूप। ये ब्यूटीफुल सूप जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करते हैं वेब स्क्रैपिंग के लिए, वो हम लोग सीखेंगे इसी सेक्शंस के अंदर। उसके बाद आता है टेस्टिंग इन पाइथन। बेसिकली ये पार्ट यूज़ होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस, मतलब सॉफ्टवेयर क्वालिटी जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं,
मतलब एक्चुअली कौन-सा सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर का क्वालिटी क्या है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है, उसके बारे में अगर हम लोगों को जानना है, तो उसके लिए हम लोग ये वाला पार्ट को यूज़ करते हैं, जब हम लोग ये टेस्टिंग वाला प्रोसेस को यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं डेटा साइंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आज के डेट में ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बट इसका जो पार्ट है, ये हम लोग सीखे कैसे डेटा एनालिसिस करेंगे, कैसे डेटा मैनेज करेंगे, ये सारा चीज़ के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, कैसे डेटा एनालिसिस करते हैं पाइथन से, ये हम लोग सीखेंगे। और उसके लिए साइंस किट बोलकर साइंस किट लर्न बोलकर एक लाइब्रेरीज़ है, जिसको यूज़ करते हैं बेसिकली डेटा एनालिसिस के लिए बेसिकली। इसके अलावा बहुत सारा लाइब्रेरी पैकेजेस है, बट ये है बेसिक्स पैकेज, तो ये हम लोग सीखे। उसके बाद आता है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वर्जन कंट्रोल विद गिट मीन्स बेसिकली क्या होता है, जो भी कोड या प्रोग्राम्स हम लोग लिखते हैं, ज़्यादातर अपने कंप्यूटर सिस्टम पे जब रखते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग का कोड्स कभी-कभी लॉस्ट हो जा सकता है या डिलीट हो सकता है, रिमूव हो सकता है, या उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। हो सकता है कि कहीं पे हम लोग कुछ लिखे थे, बट बाद में भूल गए और उसको पहले जो कोड लिखा हुआ था उसको फिर से रिवाइज करना है। ऐसे बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो ये सारे चीज़ को मैनेज करता है गिट। बेसिकली गिट एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा एक सर्वर है जो पब्लिकली अवेलेबल है सबके लिए, हर एक डेवलपर के लिए। और यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि हम लोगों का कोड को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देता है, लॉन्ग टर्म स्टोरिंग के लिए इसको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देता है। और साथ ही साथ हम लोग कहाँ पे कौन सा कोड ऐड किया है, कहाँ पे कौन सा कोड रिमूव किया है, ये सारा चीज़ भी हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं गिट के थ्रू। तो इसके अलावा अगर चाहते हो कि बहुत सारा डेवलपर्स एक साथ में बैठकर एक ही प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है, तो भी ये वर्जन कंट्रोल जब प्रोसेस है, इसको यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम लोग बात करेंगे इसी सेक्शंस के अंदर। उसके बाद आता है फाइनल पार्ट, जो कि एक्सपीरियंस डेवलपर करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कोड लिखने का जो स्टाइल है। तो एक्सपीरियंस डेवलपर कैसे अपना कोड्स मैनेज करते हैं, कैसे कोड को क्लीन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स क्या करते हैं कि कोड को बहुत ज़्यादा मेसी वे में रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारा प्रॉब्लम को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, उसके बारे में ये प्रैक्टिस जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। और कुछ पाइथन्स का खुद का एक गाइडलाइन है, जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, कि इसको बोलते हैं पेप 8 कोडिंग स्टाइल गाइडलाइन। तो ये हम लोग फॉलो करेंगे अपना कोड लिखने के लिए। तो ये भी हम लोग एक्चुअली शुरू से ही मैं सिखाएंगे, बट तब पर भी ये जो पार्ट है ये डेडिकेटेड है कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो यह भी लास्ट में हम लोग सीख पाएंगे। तो यही है सारा कोर्स का डिटेल्स, कोर्स को सीखने के लिए। अभी-अभी एनरोल करो इस कोर्स के अंदर, और यहाँ पे बहुत सारा नॉलेजेस है जो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम टाइम में एक एक्सपर्ट डेवलपर बन सकते हो, और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद डेफिनेटली आप लोग उस सर्टिफिकेट को बहुत सारा सोशल मीडिया पे, बहुत सारी जगह पे शेयर कर सकते हो, एम्प्लॉयर के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये कोर्स आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देने वाला है। ठीक है? तो ज़्यादा देर नहीं करके चलो स्टार्ट करते हैं।